एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लेजर। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। एक बार जल्दी से समझने के लिए हम वापस से अपनी बेसिक नॉलेज पर आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियस बीच में, इलेक्ट्रॉन आस पास रिवॉल्व कर रहा है, जिस पाथ पे मूव करता है उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स E1 E2 E3। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे E2 इज ग्रेटर देन E1, E3 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, ये हमारी बेसिक जो हमें नॉलेज, हमारी बेसिक पुरानी नॉलेज की जरूरत थी। नाउ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। समझने के लिए फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग आई विल कंसीडर ओनली टू लेवल्स E1 E2। There are three possible phenomena which can take place. Number one, absorption. Number two, spontaneous emission. And number three, stimulated emission. Now, देर आर टू पॉसिबिलिटीज। समझने के लिए वापस से मैं कह रही हूँ, हम एक बिल्डिंग मानते हैं, बिल्डिंग के दो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। सिंस E2 इज ग्रेटर देन E1, मैं एनालॉजी लेती हूँ समझने के लिए। नीचे वाले फ्लोर पे रहने के लिए रेंट मुझे चाहिए 2 रुपीज़ और ऊपर वाले फ्लोर पे रहने के लिए मुझे रेंट चाहिए 10 रुपीज़। ठीक है, तो अगर मान लीजिए केस 1, इलेक्ट्रॉन मेरा, माई एटम इज इन लोअर एनर्जी स्टेट E1, नीचे रह रहा है, आराम से रहता रहे, खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको ऊपर जाने का दिल करे तो कैसे जा सकता है? नीचे वाला रेंट 2 रुपीज़, ऊपर वाला 10 रुपीज़, कहीं से उसको 10 - 2 8 रुपीज़ मिल जाए तो वो ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट कर सकता है। और यही एनालॉजी अगर मैं अपनी फिजिक्स में बात करूं तो कहीं से उसको E2 - E1 एनर्जी मिल जाए। वो कैसे मिलती है? By striking a photon, h nu equal to E2 - E1. As a result, electron absorbs that energy. एक फोटोन एक एटम पे इंटरेक्ट करेगा, ये एटम को एनर्जी मिल गई, अब वो ऊपर जा सकता है। ये मेरा लोअर एनर्जी स्टेट कहलाता है, ये मेरा अपर एनर्जी स्टेट है। By absorbing the energy equal to E2 - E1, atom moves from lower energy state to upper energy state and the process is known as absorption. Now, probability of moving the atom from lower state to upper state is given by P12. Probability of moving from 1 to 2 is equal to B12 H nu. Means probability depends upon the properties of two states E1 and E2 and the energy density having frequency nu, where B12 is known as Einstein coefficient of absorption. Now, case 2, वापस से स्पॉन्टेनियस एमिशन। एटम अपर एनर्जी स्टेट पे है। कोई भी चीज नेचर में अपर एनर्जी स्टेट पे स्टेबल नहीं है। अगर मैं मान लीजिए ये मेरे मार्कर पेन है और मैं इनको किसी तरह खड़ा कर दूं तो थोड़ी देर बाद ही ये गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेट जहां पर से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, वो चीज ज्यादा स्टेबल है। तो एटम अपर एनर्जी स्टेट में स्टेबल नहीं है। जब उसे मौका पड़ेगा वो नीचे आ जाएगा, E1 E2 नीचे आएगा। तो कैसे आ सकता है नीचे? 10 रुपीज़ थे,
नीचे के लिए 2 ही चाहिए, तो वो 10 - 2 8 किसी को देगा, मतलब वो E2 - E1 एनर्जी एमिट करेगा, तब वो एटम अपर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ सकता है। सिंस अपने आप किया, स्पॉन्टेनियसली किया, तो प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन P21 स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं चाहिए लगी, यहाँ पर वो एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंडेंट था, तो यहाँ पर कोई एनर्जी डेंसिटी नहीं है, इज इक्वल टू A21। A21 मेरा है आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, कोफिशिएंट ऑफ spontaneous emission. Now, there is one more process, that is stimulated emission. खास बात, समझने वाली चीज, अगर मैं इन एटम्स को, इन मार्कर पेन को खड़ा कर दूं, ठीक है, तो क्या किया मुझे पता है, मैंने किस चीज का फायदा किया, मुझे पता है ये एटम मेरा स्टेबल नहीं है, कह सकते हैं ये एटम एक टांग पर खड़ा है, हल्का सा हिलाया तो ये नीचे आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक फोटोन जिसकी एनर्जी E2 - E1 थी, उसको मैंने इस एटम के पास से निकाल दिया, धक्का भी नहीं दिया इसने एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं करी, सिंपली उसको मोमेंट निकल गया, वो तो निकल गया लेकिन इसको हिला गया, ऐसा रिजल्ट ये नीचे आ गया। और जब ये नीचे आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, कितनी, E2 - E1। ध्यान देने वाली बात, 3 प्रोसेस हैं, अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। मेरा एम है लाइट को एम्पलीफाई करना, जो मेरी लाइट है, एम्पलीफाई मतलब दुगुनी, 4 गुनी, 8 गुनी करना। यहाँ पर जो मेरी लाइट थी उसको दुगनी, 8 गुनी, 4 गुनी करना तो बहुत दूर की बात थी, जो थी वो भी आउटपुट में गायब हो गई थी। ये प्रोसेस मेरे काम का नहीं है। स्पॉन्टेनियस एमिशन, यहाँ पर तो कोई लाइट ही नहीं दी थी मैंने, मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं था, अपनी मनमर्जी का मालिक था, ये भी प्रोसेस मेरे काम का नहीं है। इट इज ओनली द स्टिमुलेटेड एमिशन, जहाँ पर जो मैंने लाइट दी आउटपुट में वो डबल हो रही है, हेंस द नेम लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट का दुगुना, 4 गुना होना, किस प्रोसेस के द्वारा, स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस के द्वारा। और प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है स्टिमुलेटेड एमिशन की, इसको मिटा देते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू P21, फिर वापस B21, 2 से 1 में आना, एंड क्योंकि हमने एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, देयरफॉर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम E2 टू E1, ठीक है, P21 कितना हो गया मेरा, A21 प्लस B21 एनर्जी डेंसिटी। यहां तक मुझे समझ आया लाइट का एम्प्लीफाई होना किस प्रोसेस के द्वारा, स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। नाउ अब समझेंगे, क्योंकि मुझे समझ आ गया स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस क्या है, तो अब ध्यान देंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन वो प्रोसेस है जहां पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ये 4 मार्कर पेन खड़े हैं, मुझे नहीं पता ये चारों एक साथ गिरेंगे या अलग अलग गिरेंगे, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में गिरेंगे, किस टाइम पर गिरेंगे। तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना तो यहाँ पर जो बीम बाहर आ रही है वो एक बीम का दूसरी बीम से कोई रिलेशन नहीं है, ना वो डायरेक्शन सेम है, ना वो कोहेरेंट है, मतलब जब डायरेक्शन ही सेम नहीं है तो फेस तो सेम हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं मानव ये 4 मार्कर पेन है, मैंने इन्हें फूंक मारी,
और ये गिर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं फूंक मारूंगी तभी गिरेंगे, टाइम मैं डिसाइड कर रही हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं डालूंगी उसी डायरेक्शन में गिरेंगे, तो डायरेक्शन भी मैं डिसाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड प्रोसेस में जो लेजर बीम की प्रॉपर्टीज हमारी आ गई वो क्या आई? नंबर 1 हाईली डायरेक्शनल, सबका डायरेक्शन सेम है। नंबर 2 हाईली मोनोक्रोमेटिक, E2 माइनस E1 का आंसर एग्जैक्टली सेम आता है, कांस्टेंट आता है। तो जो आपका मैंने कहा h न्यू E2 माइनस E1, h न्यू इज hc बाय लैम्डा, मतलब लैम्डा मेरा फिक्स्ड है। नंबर 3 हाईली कोहेरेंट, पहले डायरेक्शनल है, तो मान लो 4 लाइट आ रही है और 4 अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो इंटेंसिटी डिवाइड हो गई। पर अगर चारों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो इंटेंसिटी ऐड हुई, तो हाईली इंटेंसिटी है उसकी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। और नंबर 4 हाईली कोहेरेंट, कोहेरेंस को हम दो चीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेशियल कोहेरेंस एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। एक बार स्पेशियल कोहेरेंस क्या है और टेम्पोरल क्या है हम समझ लेते हैं, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में एक डिफरेंस है, यहां पर प्रोबेबिलिटी एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, यहां पर प्रोबेबिलिटी एनर्जी डेंसिटी पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। अब एक बार हम कोहेरेंस को भी समझ लेते हैं। कोहेरेंस क्या है? टेम्पोरल कोहेरेंस मतलब मान लो कि ये मेरी एक वेव ट्रेन है जो मेरी से एक्स एक्सिस से जा रही है, ये मेरी वेव ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो यहां पर बीम ट्रैवल कर रही है एक्स एक्सिस पर, यहां पर एक पॉइंट P है, यहां पर मेरा एक पॉइंट P डैश है। अगर किसी भी टाइम पर P और P डैश का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम उसे कहते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस और लॉन्गिट्यूडिनल कोहेरेंस। दूसरा कोहेरेंस है मेरा स्पेशियल कोहेरेंस। अब अगर मैं टेम्पोरल की बात कर रही हूं, से इफ LC इज द एवरेज लेंथ ऑफ वेव ट्रेन, जिसको हम कोहेरेंस लेंथ भी कहते हैं, और मेरा T0 एवरेज टाइम है, तो यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, LC इज इक्वल टू CT0। स्पेशियल कोहेरेंस क्या है? जब फेज डिफरेंस क्रॉसिंग द पॉइंट्स ऑन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ बीम इज कांस्टेंट। मतलब मान लीजिए ये वापस से एक्स एक्सटेंशन, यहां पर एक कोई मेरा ABCD प्लेन है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स डैश, ये मेरी वेव जा रही है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर P और P डैश पर अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसे हम कहते हैं स्पेशियल कोहेरेंस और लेटरल कोहेरेंस, ठीक है। ये सिंपली कोहेरेंस क्या है? लेजर बीम्स हाईली कोहेरेंट है, मतलब जब लॉन्गिट्यूडनली फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम उसे कहते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस, और जब परपेंडिकुलरली कहते हैं तो लेटरल कोहेरेंस या स्पेशियल कोहेरेंस। यहाँ पर हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज में ये हमें कोहेरेंस क्या है पता होना चाहिए। ना हम लेजर को समझने के लिए आगे चलते हैं। यहां तक मुझे एक बात समझ आ गई, लेजर के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे लेजर तभी मिलेगा जब नंबर 1 स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, और स्टिमुलेटेड एमिशन तभी होगा
जब n2 n1 से ज़्यादा होगा। मतलब नीचे अगर एटम्स ज़्यादा होंगे, n1 इज द एटम इन द लोअर एनर्जी स्टेट, n2 इज द एटम इन द अपर एनर्जी स्टेट। अगर नीचे होंगे और मैंने लाइट दी तो वो नीचे वाले एटम पे टकराएगी, तो मेरा अब्जॉर्प्शन होगा, स्टिमुलेटेड नहीं होगा। तो मुझे सबसे पहले क्या कंडीशन चाहिए कि एटम्स किसी भी तरह ऊपर प्रेजेंट हो, जिससे कि जब मैं लाइट दूं तो वो ऊपर वाले से टकराए, ऊपर वाले से टकराएगी तभी वो नीचे आएगा और मेरा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। तो प्री रिक्वायरमेंट है n2 n1 से ज़्यादा हो। पर मैंने कहा नेचर में तो ऐसा होता ही नहीं है। मैंने कहा कोई भी चीज़ नीचे ही लोअर एनर्जी स्टेट भी रहना चाहती है। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे एक आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है मेरी, वो क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट जब n1 n2 से बहुत बहुत ज्यादा है। अब मुझे ये नॉर्मल स्टेट है, मुझे लेजर के लिए एक आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी जब मुझे n2 n1 से ज्यादा करना हो। उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। टेक्निकल टर्म्स हैं ये सब हमें पता होने चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब पॉपुलेशन को उल्टा करना, n2 को n1 से ज्यादा करना। अपर एनर्जी स्टेट की पॉपुलेशन, अपर एनर्जी स्टेट के नंबर ऑफ एटम्स को लोअर एनर्जी स्टेट से ज्यादा करना। अब कैसे ज्यादा करेंगे? नीचे से हमें किसी तरह एटम्स को ऊपर भेजना है, तो हम कैसे भेजेंगे? एनर्जी देके। उसे कहते हैं पंपिंग। पंपिंग प्रोसेस है एटम्स को नीचे से ऊपर भेजने के लिए एनर्जी देना। अगर हम लाइट की फॉर्म में दें तो दैट इज ऑप्टिकल पंपिंग, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दें दैट इज इलेक्ट्रिकल पंपिंग। ठीक, अभी तक हमें समझ आया लेजर स्टिमुलेटेड एमिशन से होगा। एटम्स नॉर्मली लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं। लोअर एनर्जी स्टेट में अगर एटम्स हैं और हम लाइट देंगे तो वो अब्जॉर्प्शन होगा। हमें स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस चाहिए, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस ही है जहां पर लाइट एम्पलीफाई होती है। जो हम लाइट देते हैं वो आउटपुट में डबल होकर मिलती है, डायरेक्शनल होती है, इंटेंसिटी हाई होती है। तो उसके लिए हमें एक आर्टिफिशियल स्टेट चाहिए जहां पर n2 n1 से ज्यादा हो। वो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। एनर्जी देना दैट इज ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग। अब कुछ और हमारे टेक्निकल टर्म्स जो हमें पता होना चाहिए। 2 लेवल लेजर E1 E2 N1 N2। अब समझने वाली चीज, मान लेते हैं बड़ा अच्छी सी बात, यहां पर 10 एटम्स हैं। वैसे तो हमारे अवोगाड्रोस नंबर 6.023 10⁻23 मिलियंस एंड मिलियंस की बातें कर रहे हैं। समझने के लिए मैं खाली 10 एटम्स की बात करती हूँ। 10 एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट पर है, अपर वाला खाली है, नॉर्मल स्टेट पे खाली ही रहता है, सब नीचे हैं। मैंने एनर्जी पंपिंग शुरू करी, मैंने लाइट देनी शुरू करी, यहाँ से एटम को ऊपर भेजना शुरू किया। यहाँ पर हो गए 9 1, एक और फोटोन दिया 8 2 7 3 6 4 5 5। और अब एक समस्या, अगर एटम नीचे ज़्यादा है तो मुझे पता है लाइट जब मैं दे रही हूँ वो नीचे वाले एटम पर ही टकराएगी। पैसा दे रही हूँ, नीचे बैठे तो नीचे वाले ही आदमी लेंगे और वो ऊपर चले जाएंगे। ऊपर ज़्यादा है तो ऊपर वाले को लेंगे, वो नीचे आ जाएंगे। पर अब तो एक सिचुएशन ऐसे आ गई जब दोनों बराबर बराबर है, 5 5। मैं कैसे अपनी लाइट को कहूँ प्लीज मेरा कहना मान ले, प्लीज नीचे वाले पर ही टकराइयो और इसको 4 to 6 कर दे, जिससे कि मुझे लेजर मिल जाए। अगर वो ऊपर वाले पे टकरा गई तो फिर मेरा प्रोसेस उल्टा हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया।
मेरा छोटा सा, जब ये मैं आपको पढ़ाऊंगी रूबी लेजर, इतना सा रूबी, ये मेरा छोटा सा एक रूबी होगा। इसके अंदर 10 टू द पावर 23 E1, 10 टू द पावर 23 E2। मुझे तो यही नहीं पता ये सीधा कहाँ है उल्टा कहाँ है, इसका E1 कहाँ है E2 कहाँ है। ठीक है, और अब मैं कैसे एटम को बताऊं, लाइट को बताऊं, प्लीज मेरा कहना मान ले, नीचे वाले पर टकरा दे और ऊपर उसको भेज दे, जिससे कि मेरा काम हो जाए। पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर टू लेवल लेजर समझने के लिए तो ठीक था, लेकिन प्रैक्टिकली टू लेवल लेजर इज नॉट पॉसिबल एंड वी यूज 3 लेवल लेजर। हमने क्या किया, पंपिंग के लिए जो मैं लाइट यूज कर रही हूं, E1 मेरा ग्राउंड स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, ये मैंने कहा था ये मेरा एटम है, इसके आसपास बढ़ते जा रहा है, तो मैं E1 से E2 भेजूं, E3 भेजूं, E4 भेजूं, कहीं पर भी भेजूं, सब अनस्टेबल है। ठीक है, उसे लौट के तो नीचे ही आना है। तो इसी चीज का फायदा उठाया मैंने, E1 से E2 में पंप ना करके E1 से E3 में पंप कर दिया। मतलब मैंने रेड लाइट ना देके ब्लू लाइट यूज कर लिया। ठीक है, तो यहां पर मैंने पंपिंग करी बाय गिविंग एन एनर्जी E3 माइनस E1। ऊपर वाला स्टेट मेरा अपर स्टेट है जो कि अनस्टेबल है। यहां पे एटम नहीं रुकेगा, वो नीचे अपने आप आ जाएगा। E2 मेरा वो स्टेबल है जिसे हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट वो स्टेट होता है जहां पर वो पार्शियली स्टेबल होता है, मतलब एटम कुछ मिली सेकेंड तक आकर यहां पर रिलैक्स करेंगे, जिसका रिलैक्सेशन टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, मिली सेकेंड में होता है, और उसी मिली सेकेंड का मैं अपना फायदा उठा लूंगी। एटम्स यहां पर आकर थोड़ी देर रुकेंगे, और जैसे ही यहां पर आकर रुके, मैंने यहां पर लेजर ले लिया, E2 माइनस E1 लेजर ट्रांजिशन। आई रिपीट, क्या किया मैंने, यहां पर 2 लेवल लेजर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ग्राउंड स्टेट और अपर स्टेट पंपिंग के लिए और लेजर के लिए मैं एक ही कलर की लाइट यूज कर रही थी। यहां पर मैंने पंपिंग के लिए और लेजर के लिए अलग अलग लाइट यूज कर ली। ठीक है, मतलब ये E1 E2 का मतलब समझ पा रहे हो, रेड से अब मैं येलो पे चली गई। तो E3 माइनस E1 मैंने E1 से ऊपर भेजा, वो स्टेबल नहीं है, नीचे आया मेटा स्टेबल स्टेट पे, और अब मैंने लेजर ले लिया। अब समझने वाली चीज, खास बात, कि यहां पर मान लो 10 एटम्स हैं, 10 में अब मैंने पंपिंग शुरू करी, 9 1, क्या मुझे लेजर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? ये 1 यहां आया, 9 इज ग्रेटर देन 1। जब तक मैं 50% ऑफ द एटम्स पंप नहीं कर दूंगी, मुझे लेजर नहीं मिलेगा। देयरफॉर आई यूज 4 लेवल लेजर। 4 लेवल लेजर क्या है? यहां पर लेजर तो मुझे मिलेगा, यहां तो लेजर ही नहीं मिला, यहां पर मुझे लेजर तो मिलेगा, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि मुझे 50% एटम्स ऊपर पंप करने पड़ेंगे। ये मेरा खाली स्टेट है, तो जब मेरे को 50% एटम ऊपर पंप कर जाएंगे तो मुझे लेजर मिलेगा। 4 लेवल लेजर में मैंने 4 लेवल यूज कर लिए, E1 E2 E3 E4। मैंने E1 से E4 में पंप किया, E4 माइनस E1, E4 से वो E3 में आया, ये मेरा ग्राउंड स्टेट, ये मेरा अपर जो स्टेबल नहीं है, जिसे हम कहते हैं अनस्टेबल स्टेट, और मैं लेजर ले रही हूं इन दो के बीच में। ये मेरा लेजर का अपर है और ये मेरा लेजर का लोअर है। अब ध्यान देने वाली चीज कि क्या मुझे लेजर मिलेगा? 10 से मैंने पंप किया, 9 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 यहां आया, ये तो 0 है।
1 इज ग्रेटर देन 0, तो मुझे स्टार्ट करते ही लेजर मिल जाएगा। अभी हम 3 लेवल 4 लेवल लेजर, रूबी इज अ 3 लेवल लेजर, हीलियम नियॉन इज अ 4 लेवल लेजर। अभी हम 3 लेवल लेजर और 4 लेवल लेजर और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि बेसिकली हमारा प्रिंसिपल ऑफ लेजर क्या है। प्रिंसिपल ऑफ लेजर हमारा 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, सबसे पहला स्टेप कि पंपिंग करना, एटम्स को लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट पे पंप करना, ऊपर से वो अपर से वो मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। स्टेप 2 और 3 मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड में मुझे लेजर मिलेगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजर। विल डिस्कस दिस इन कंटिन्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।